हमारे साथ इस खास चर्चा में जो खास मेहमान शामिल होने वाले हैं उनमें से पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ लगातार रहेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट तनु दीक्षित जी हमारे साथ लगातार रहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार सुनील कौशिक जी हमारे साथ लगातार बने रहेंगे और वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी हमारे साथ लगातार इस चर्चा में बने रहेंगे, जिनसे कि हम जम्मू कश्मीर की सियासत के बारे में बातचीत अपनी आगे बढ़ाएंगे। निरंजन जी, पीयूष जी की बात को आपने सुना होगा अच्छी तरीके से। हम लोग चर्चा कर रहे हैं इंडिपेंडेंस वहाँ पर जो बेहतर कर रहे हैं, कहीं पीछे से उन इंडिपेंडेंस के पीछे कहीं कोई दूसरी अलगाववादी ताकतें तो नहीं है। अभी हम लोगों ने इंजीनियर रशीद की बात की, उमर अब्दुल्ला जैसे पॉलिटिशियन को जो वहाँ पर मुख्यमंत्री रहे और जिनके पिता मुख्यमंत्री रहे, जिनके बाबा मुख्यमंत्री रहे, उनको 2 लाख से ज़्यादा मतों से लोकसभा चुनाव में उस व्यक्ति ने हरा दिया। तो ये इंडिपेंडेंट चिंता का विषय तो नहीं है पोद्दार जी? देखिए आलोक जी, मैं 2 बिंदुओं पे बात करूंगा। पहला बिंदु, जिस तरीके से अभी कौशिक जी ने बताया और उस्पेश जी ने बताया, दोनों की बातें मैं सुन रहा था। इसके अंदर आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि कश्मीर का अतीत क्या रहा है और उसके बाद में अतीत जब आप पहचानेंगे उसके बाद में आप वर्तमान का सही से मूल्यांकन कर पाएंगे। वास्तविकता ये है कि कश्मीर के अंदर एक अलगाववाद की भावना उत्पन्न करके वहां के लोगों के अंदर एक धार्मिक आधार पे अलगाववाद की भावना जो है वो उत्पन्न करी गई। और ये आज की बात नहीं है, ये मेरे हिसाब से जब देश की आजादी और बंटवारे के बाद से कहीं ना कहीं वहां पे एक धारा ऐसी चल रही थी और उसके बाद में उसी को पल्लवित और पोषित करते रहे। वहां के राजनेता तो इसके अंदर थे ही थे, लेकिन जो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टियां कहा करते थे या जो केंद्र में सरकार चलाते थे, कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से वो भी उनको सपोर्ट करते थे, उनको समर्थन करते थे। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ आलोक जी, क्योंकि आपने देखा होगा कि 2014 से पहले जिस तरीके से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के भी 2 गुट हुआ करते थे, नरम गुट और गर्म गुट, वो दोनों आप देखते थे और उसके बाद में दोनों ही गुट दिल्ली आते थे, आकर के सरकारों से मिलते थे, सरकारें रेड कारपेट बिछाती थी और जहां से पूरा देश चलता है, जहां से संसद चलती है, जहां राष्ट्रपति भवन है, जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं, नॉर्थ ब्लॉक है, जहां से सरकार चलती है पूरे देश की, उसके 2-3 किलोमीटर यानी कि लुकेश जोन के अंदर बैठ करके वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग यहाँ पे आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और भारत की सरकार को धमकाते थे। ये महत्वपूर्ण बात आप समझिए, पूरे देश को धमका के जाते थे और सरकारें उनकी सिक्योरिटी के ऊपर, उनके रहन सहन के ऊपर, उनकी व्यवस्थाओं के ऊपर 500-500 करोड़ रुपया सालाना उन लोगों के ऊपर खर्च करती थी। और उसी का यह परिणाम था कि कहीं जब भी वहां पे चुनाव हुए, कभी भी 20%, 25% से 30% से ऊपर वहां वोटिंग परसेंटेज नहीं गिरा, क्योंकि उस समय एक ऐसा नैरेटिव था कि अगर जनता ने वहां मतदान में भाग लिया तो कहीं ना कहीं भारत के साथ, भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उसकी स्वीकारोक्ति हो जाएगी। लेकिन जब 2019 के अंदर वहां कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया और एक सख्ती के साथ, यानी कि वर्तमान सरकार ने कठोरता के साथ निर्णय लिया और 370 और 35A को रिपील किया वहां पे, यानी कि वहां से हटाया। और उसके बाद में जब कश्मीरियों को ये बात समझ में आ गई कि अब उनकी वो जो दादागिरी जो चला करती थी, जो नरम रूप जो भारत सरकारों का रहा करता था, जो लाइटनिंग वाली सरकारें थी, वो लाइटनिंग वाली सरकारें नहीं है। अब ये सरकार करो या मरो की स्थिति के अंदर है। तो उसके बाद में आपने देखा होगा कि जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर भी बढ़ के जो लोगों ने भाग लिया, आज भी वहां पे 2 चीजें हैं लोग जी, आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ। एक चीज, वहां पे लोगों को वहां का हुआ विकास, वहां पे हुए लोगों का काम, वो लोगों को एक अलग दिख रहा है। लेकिन जो वहां पे जो धार्मिक भावना है, यानी कि इस्लाम और वो पाकिस्तान और वो जो उनके वो जो मजहबी जो उनकी सोच है जो अभी तक बना दी गई, वो एक अलग दिशा में उनको लेके जाती है। तो अब उनको ये चीज दिखाई दे गई कि भाई अब वो भारतीय जनता पार्टी को इसलिए नहीं साथ दे सकते क्योंकि उनको ये लगता है कि ये तो हमारे मजहब को कहीं ना कहीं नष्ट भ्रष्ट कर देंगे, यानी कि उनके अंदर वो एक जिसको तथाकथित सेकुलरिज्म, और मैं उसको कहता हूं कि वास्तव में वो एक मजहबी और कट्टर सोच वाली बात। और दूसरे तरफ हमको ये भी दिखाई दे रहा है कि पिछले 5 वर्षों के अंदर, अभी पुष्पेश जी कर दे वहां पे
सेना का काफी डिप्लॉयमेंट है, इस वजह से वहां पे शांति है। भाई मुझे एक बात बताइए, मेरा आज तक ये चीज समझ में नहीं आई कि अगर कहीं ट्रैफिक पुलिस का अगर हम डिप्लॉयमेंट करके और ट्रैफिक के नियमों को सही उनका अगर पालना करवाएं तो उसके अंदर आपत्ति किसको होनी चाहिए? यानी कि वहां सेना ऐसा तो है नहीं कि किसी निर्दोष को मार रही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब जो इंडिपेंडेंट की आप बात पूछ रहे थे, इसके अंदर ये मैं बताऊं आपको, जिस तरीके से कहा जाता है कि वहां पे 2-3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर के ऊपर एक तरह का लोगों के माइंड को भी हाईजैक कर रखा था और राज्य को भी हाईजैक कर रखा था। आज कहीं ना कहीं उनका वो वर्चस्व टूटा है, क्योंकि लोगों ने पिछले 5 साल में जैसे वहां पे पर्यटन बढ़ा है, जैसे वहां पे विकास हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि जो लोग वहां के चुनाव के लिए चुनाव कवरिंग के लिए हमारे जो साथी सिंह जी वहां पे गए हुए हैं, जो जर्नलिस्ट, वो भी ये कह रहे हैं कि जनता इस चीज को सभी जमाने में मान रही है, लेकिन जनता साथ में ये कह रही है कि काम तो ठीक हुआ, लेकिन ये हमारी मजहबी मामला के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है ये बहुत बड़ी बात है। पोद्दार जी, पीयूष पंत जी तो ये भी नहीं मान रहे हैं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी हो सकती है, लेकिन आज जहां जिन 40 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं पोद्दार जी, वो उन सीटों पर 2014 के अगर आंकड़े देखें तो 18 सीटें बीजेपी ने जीती थी। कुल 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जिनमें से 18 सीटें वो थी जिनमें आज इन 40 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। तो ये तो तय बात है कि जम्मू रीजन में हो सकता है बीजेपी बेहतर कर ले, लेकिन घाटी में चूंकि उसके पास तो कैंडिडेट ही नहीं है, 47 जो घाटी की सीट्स हैं उनमें से 19-20 जगह सिर्फ बीजेपी रिप्रेजेंट कर रही, लड़ रही चुनाव। तो ऐसे में आपका क्या नजरिया है, आपका क्या रिएक्शन होगा? देखिए आलोक जी, मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप का दम वही ठोक रही है जहां पे उसको लगता है कि यहाँ पे हमारा राजनीतिक स्टैग है। यानी कि सीधी सी बात है, जम्मू संभाग की बात कर रहा हूँ, और जम्मू संभाग के अंदर भारतीय जनता पार्टी जम के चुनाव लड़ रही है। और जो कश्मीर वैली की बात करें तो वहां पे आंशिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, और जिसको कहते हैं परोक्ष रूप से अपने जो निर्दलीय है या जो भी भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि भी ये एमसी कांग्रेस या इन दलों को हराने की क्षमता रखते हैं, कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और उसका कारण केवल और केवल ये है कि जिस तरीके से आपने देखा ही है, जैसे मैंने भी अभी पूर्व में भी कहा कि अभी तक के वहां का जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य था या वहां का जो राजनीतिक डिस्कोर्स था, उसको कहीं ना कहीं उस राजनीतिक डिस्कोर्स को बदलना अति आवश्यक है। क्योंकि देखिए आज वहां के मुद्दे क्या है, क्या मुद्दे होने चाहिए, इसके ऊपर अगर हम डिस्कस करें आलोक जी, तो एक बहुत बड़ी लंबी डिस्कस मिल जाएगी। मेरा यह मानना है कि कहीं का भी व्यक्ति हो, चाहे कश्मीर का व्यक्ति हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे हरियाणा का हो, कहीं का भी व्यक्ति हो, उसके लिए जो मुद्दे मैन होते हैं वो होते हैं विकास, वो होता है स्वास्थ्य, वो होता है शिक्षा, वो होता है शांति। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आज अगर आदमी के लिए इन मुद्दों के अलावा अगर आदमी के लिए ये हो कि हमारा तो पाकिस्तान से बात करो, कश्मीर की समस्या को सुलझाने के लिए भारत पाकिस्तान से बात क्यों नहीं कर रहा है, या कश्मीर को जो है पाकिस्तान के हैंडओवर क्यों नहीं कर रहा, या कई बार जनमत संघ की बात करते हैं, या कभी, तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब मुद्दे इस तरह के हो जाए तो ऐसा नहीं है कि किसी शरीर के अंदर अगर किसी अंग में अगर कहीं कोई इंफेक्शन हो जाए तो उस अंग को काट दिया जाता है, उसके अंदर एंटीबायोटिक और दवाइयां देकर के उसको कहीं ना कहीं सबसे पहले ये चीज को प्रयास किया जाता है कि उस अंग को ठीक किया जाए। कहीं ना कहीं कश्मीर के अंदर जैसा सुनील कौशिक जी ने भी कहा था कि पिछली कई पीढ़ियों से वहां पे एक जहर भरा गया, ये कहे कि एक जहर की खिड़की वहां पे लोगों के दिमाग के अंदर उत्पन्न कर दी गई, और लोगों को वहां पे आज देखिए कितना बड़ा आश्चर्य की बात लगेगी आपको कि जो भारत शासित कश्मीर है, वहां पे लोगों को अच्छा भला जीवन मिल रहा है, अच्छी भली सड़कें मिल रही है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, खाने के लिए अनाज मिल रहा है, सरकार की तरफ से हर एक चीजों में अनुदान मिल रहा है, सब्सिडियां मिल रही है, तो उन लोगों को तो पाकिस्तान परस्ती याद आ रही है। और जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, यानी कि जो कश्मीर का टुकड़ा पाकिस्तान के कब्जे में है, पीओके की बात कर रहा हूं, वो लोग आज इस चीज को लेकर के आंदोलित हैं कि हमें भारत के साथ मिलने दीजिए। तो देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। तो कहीं ना कहीं जिसको हमारे यहाँ कहते हैं ना कि पेट भरने के बाद में, जब आदमी का पेट भरा होता हो तब उसके दिमाग के अंदर सारी की सारी ये जो बाकी की जो खुराकातें उत्पन्न होती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सरकार ने जिस तरीके से
सोच समझ करके सारे के सारे निर्णय मैं इस चीज को स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए 5 वर्ष, एक चीज और बताऊं आपको, जो सरकार के आलोचक हैं या जो सरकार को जिनको सरकार के मामले में बुराई दिखती है, वो तो जिस समय सरकार ने ये सर्जरी करी थी धारा 370 और 35 वाली, उसके लगातार 6 महीने तक, 1 साल तक वो ये कहते रहे वहां तो इमरजेंसी का माहौल है, लोगों को कैद कर रखा है, लोगों को नजरबंदी कर रखी है, इंटरनेट बंद कर रखा है, फलाना कर रखा है। मैं उस टाइम भी आलोक जी ये बात कहता था कि जब आदमी की सर्जरी होती है तो उसको 4 घंटे आईसीयू में ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, उसके बाद में उसको वार्ड में शिफ्ट किया जाता है, 1 महीने हील होने के बाद में उसको छुट्टी दी जाती है। तो कहीं ना कहीं आज सरकार कश्मीर को लेकर के उसी पद्धति पे चल रही है कि अभी केंद्र शासित प्रदेश के तहत यहाँ पे चुनाव करवा रही है। उसके बाद में जब सरकार को लगेगा कि यहाँ की जो लोकल पॉलिटिक्स है वो इतनी सशक्त हो गई है कि वो कश्मीर की बात भारत के साथ करेंगे, वो कश्मीर की बात पाकिस्तान के साथ नहीं करेंगे, तो वहां पे स्टेट हुड का दर्जा भी दे दिया जाएगा। लेकिन वास्तविकता ये कि भाई हमें केवल और केवल किसी चीज के अंदर निकाल करके सरकार का कुर्ता खींचना है, तो देखिए उसकी तो कोई उपाय नहीं है। मेरा तो यही मानना है। जी ठीक है। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, इसलिए इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। सुनील जी, तनुज जी, पोद्दार जी और पंत जी, आप चारों का शुक्रिया करूंगा।